कहानी हम बहुत पढ़ते हैं कि कैसे इस विचार को ध्वस्त करने के लिए कितने सारे वैज्ञानिकों ने जान दी और बहुत कष्ट उठाए। गैलीलियो को पूरी ज़िंदगी जेल में रहना पड़ा। लेकिन ये बात हम मानते हैं कि धरती ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, और ये बात भी समझ में आ गई कि इंसान भी सबसे इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ नहीं है। अगर हम इकोलॉजिकल नज़रिए से देखें तो एक केंचुआ भी उतना ही महत्वपूर्ण है इस धरती के लिए, उसके बने रहने के लिए, जितना इंसान। लेकिन ये बात साइंस के दायरे तक सीमित है। हमारे, जैसे हमने कहा, हमारी राजनीति में, हमारी संस्कृति में, हमारी तमाम सभ्यताओं में अभी भी जो मनुष्य केंद्रित विचार है, यानी एंथ्रोपोसेंट्रिज्म है, आज भी उतना ही हावी है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि ये सच नहीं है। दूसरा, हम ये भूल जाते हैं कि हम इस धरती में इंसानों की अकेली प्रजाति नहीं थे। आज जिसको हम होमो सेपियंस कहते हैं, वो आज की ही क्षमता जितने मनुष्य करीब 1 लाख साल पहले इवॉल्व हो चुके थे। 1 लाख साल पहले हमारी जितनी बौद्धिक और शारीरिक क्षमता की विशिष्टताओं के लोग आ चुके थे, और करीब 40,000 साल पहले तक हमारे ही जैसे एक दूसरे इंसान, जिसको हम निएंडरथाल कहते हैं, उनके आखिरी अवशेष मिलते हैं, जो आग और टूल्स का इस्तेमाल करना जानते थे। और कुल मिला के 6-7 प्रजातियां इंसानों की, होमोसेपियंस की, और अभी तक प्रूव हुई हैं। ये भी बड़ा अजीब सा विषय है कि वो कहाँ गए और कैसे ख़त्म हुए हो, ये भी जानने का विषय है। तो हम अकेले हम ही थे, हम ही श्रेष्ठ थे, ऐसा नहीं है। करीब 10-12 हज़ार साल पहले इंसानों ने खेती करना सीखा। ऐसा नहीं है कि हम बहुत पहले से, ये सभ्यता जिसको हम युगों युगों से मानते हैं, वो इतनी पुरानी नहीं है। अगर हम ये कहें कि 1 लाख साल पहले हम आज जैसे हो चुके थे, अगर हमारी उम्र, होमो सेपियंस की उम्र 1 लाख साल पहले है, तो हमने बसना, एक जगह रह के बसना करीब 10-12 हज़ार साल पहले शुरू किया। उससे पहले तक हमारे पुरखे घूमते थे, घुमंतु थे, और एक जगह सेटल होकर नहीं रहते थे। उनकी लाइफस्टाइल अलग तरह की थी। वो टूल्स का इस्तेमाल करते थे, आग का इस्तेमाल करते थे, और काफ़ी हद तक भाषा की शुरुआत हो चुकी थी, बोलने भी लगे थे। जब खेती ईजाद हुई तो खेती ने हमें अपना गुलाम बनाया, क्योंकि खेती की रखवाली के लिए इंसान को एक जगह रहना पड़ा, नहीं तो और जो है जानवर उस खेती को खा जाएंगे, नष्ट कर देते। अब खेती जो है, एक तरह से आप प्रकृति का अतिक्रमण है। प्रकृति कभी भी मोनोकल्चरिंग नहीं करती है। कभी भी आप किसी जगह में अगर आप छोड़ दें ज़मीन को, तो एक पौधा नहीं जगेगा, वहाँ बायोडाइवर्सिटी होगी, क्योंकि उस धरती के टिकाऊ बने रहने के लिए ज़रूरी है कि सब तरह की प्रजातियाँ हो गए वहाँ। मतलब जिसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है टिकाऊ बने रहने के लिए। हमने इसका अतिक्रमण किया, हमने एक मोनोकल्चरिंग की, हम बाकी चीज़ों को नष्ट कर देते थे, एक ही फसल उगाते थे। ये भी जानना बड़ा मज़ेदार है कि जो हमारे मुख्य खाद्य हैं हमारी, जैसे हम गेहूँ और चावल खाते हैं, अनाज खाते हैं। अगर आप ये कल्पना करिए कि 10-12 हज़ार साल पहले, जब खेती नहीं जानते थे हमारे पुरखे, उससे पहले गेहूँ उनका भोजन नहीं था, क्योंकि जो वाइल्ड गेहूँ है, या अभी भी गेहूँ बहुत छोटा दाना होता है, और वो एक साथ नहीं उगता जंगल में। गेहूँ एक यहाँ होगा तो एक पेड़ कहीं होगा, तो कोई गेहूँ खा के पेट भरने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो वो ज़्यादातर फल खाते थे, या कंद खाते थे नीचे जो लगते हैं, या गाहे बगाहे अगर कोई चिड़िया, छोटा मोटा जानवर हाथ लग गया तो उसे भी खा जाते थे। आमतौर पर उनका भोजन ऐसा था। अब हमने ये अपना दिमाग लगा के गेहूँ या धान जैसी चीज़ें खोजी, उनकी मोनोकल्चरिंग की। इसलिए जो हमारी नेचुरल डाइट है, हमारा जो प्रकृति ने हमको स्टार्च और फैट खाने के लिए नहीं बनाया है, इसलिए हमें इससे वो बीमारियां होती हैं। ये हमारी प्राकृतिक खुराक नहीं है कि आप गेहूं खाएं, क्योंकि वो बिल्कुल ऑलमोस्ट 100% स्टार्च होता है। अब तो हम प्रोसेस्ड भी खाते हैं। तो ये हम जिस सभ्यता को बहुत, जिसका गुण गाते हैं, वो सभ्यता बहुत पुरानी नहीं है, वो 10-12 हज़ार साल पुरानी है। ये मैं कहना चाहता हूँ। अगर हम अपनी उम्र 1 लाख साल मानते हैं इंसानों की, इसको अगर आप 100 के स्केल में लाएं, तो हमारी सभ्यता की उम्र 10 साल है। और 10 साल के बच्चे की जो हरकतें होती हैं, उसको हम बचपना कहते हैं। तो हमारी सभ्यता बचपना है, इसलिए हम इतनी बुरी, इतना लड़ते झगड़ते और इतना वो सब करते हैं जो हमारी दुनिया में जो हम कर रहे हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मुझे लगता है इससे पहले हमें थोड़ा सा करने की, समझने की, इसको मान के आगे बढ़ने की जरूरत है। ये बहुत मशहूर पेंटिंग है किसी मॉडर्न आर्टिस्ट की, मैं उसका नाम भूल गया हूँ। ये बड़ी देखने में बड़ी गूढ़ अर्थ रखती है कि कैसे मनुष्य जो है धीमे धीमे, उसे बाजार ने एक बारकोड में कन्वर्ट कर दिया है।
अब आप इंसान नहीं हैं, आप एक प्राइस टैग हैं। अगला शुरू करें हम समाज व्यवस्था और शिक्षा इस टॉक का विषय है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे इन समाज और समाज व्यवस्था को, सोसाइटी और सोशल सिस्टम, इसको हम पर्यायवाची सिनोनिमस मानते हैं आमतौर पे। हमें लगता है एक दूसरे की एक ही जैसी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें फ़र्क है। मतलब अगर हम इस सवालों से टकराएं कि सामाजिक जीवन क्या है, कौन है सामाजिक जीव और उन्हें सामाजिक क्यों कहा जाता है, तो हमें इन दोनों का अंतर समझ में आने लगेगा। हम कहते हैं कि इंसान सामाजिक प्राणी है, ये हमारी टेक्स्ट बुक्स में लिखा रहता है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, बल्कि मुझे लगता है इसे ऐसे लिखना चाहिए, मनुष्य भी सामाजिक प्राणी है, क्योंकि और भी बहुत सारे सामाजिक प्राणी हैं। जैसे चींटियाँ सामाजिक प्राणी हैं, मधुमक्खियाँ सामाजिक प्राणी हैं, हाथी सामाजिक प्राणी हैं, बंदर बाहर हमारे घूमते हैं वो भी सामाजिक प्राणी हैं। अब ये देखिए, एक दीमक की बाँ भी कितनी बड़ी है। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक छोटी दीमक इतनी बड़ी बाँ भी बना सकती है। ये उसकी सामाजिकता की उपज है, उसके सामाजिक होने की निशानी है कि एक लाखों दीमकों का समाज इतना बड़ा किला खड़ा कर देता है। और अगर उसमें से हम एक दीमक को हटा देंगे तो उस दीमक का अकेला अस्तित्व संभव ही नहीं है। ये सामाजिक होने की सबसे बड़ी पहचान ही है कि सामाजिक जीव अकेले नहीं रह सकते, उनकी अकेले जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, वो खत्म हो जाएंगे। अब वो सामाजिकता जो है, इसका मतलब ये हुआ कि एक जैविक गुण है। सामाजिक होना एक जैविक बायोलॉजिकल कैरेक्टर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो असल में प्रकृति ने कहा है कि आप सामाजिक बन के साथ रहिए। तो अगर ये बायोलॉजिकल कैरेक्टर है सामाजिक होना, तो ये हम बायोलॉजिकली सोशल हैं। तो क्या हमारे सोशल सिस्टम वो भी बायोलॉजिकल हैं क्या? या जो हमने सामाजिक व्यवस्थाएं बनाई हैं उसमें हम, प्रकृति ने हमसे जिस तरह के समाज बनाने की अपेक्षा की है या जिस तरह के समाज के लिए हमको रहने के लिए कहा है, क्या हम वैसा करते हैं? ये हमें देखने वाली बात है। ये सामान्य सी परिभाषाएं जो मिलती हैं कि हम सामाजिक होने के लिए क्या वो है कि जो जीवित रहने के लिए समाज बनाकर, यानी दूसरों की, अपनी प्रजाति के अन्य सदस्यों के साथ सहजीवी संबंध, बल्कि एक तरह से कहें तो परनिर्भर संबंध बनाकर रहे, उसको हम कहते हैं। निर्भरता जो है वो बहुत जरूरी है सामाजिक होने में। अगर हम दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है तो वो डिपेंडेंसी हमको जोड़ती है असल में। अगर हम डिपेंडेंट नहीं होंगे तो हम सोशल नहीं हो सकते। अगर हम खास तौर पे हम मनुष्य इंडिपेंडेंस को जो है बहुत महत्व देते हैं, बहुत वजन देते हैं कि इंडिपेंडेंट हो गया। हम कहते हैं कि वो हाँ बड़ा इंडिपेंडेंट हो गया, हम अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे सामाजिक होने के लिए डिपेंडेंट होना जरूरी है। हमारे पुराने गांव इसलिए अच्छे होते थे क्योंकि वहाँ इंडिपेंडेंट जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती थी। उस गाँव में आपको सर्वाइव करने के लिए आप झगड़ा भी करते थे एक दूसरे से, लेकिन आपके झगड़े के बावजूद, अबोल होने के बावजूद, आप दूसरे के सुख दुख में हिस्सा भी लेते थे। बहुत दफ़े पड़ोसी से बातचीत नहीं होती थी, लेकिन अगर उसकी बेटी की शादी है तो आप उतना ही हिस्सा निभाते थे जितना आप अच्छे संबंध में निभाते थे। ये डिपेंडेंसी आपको एक हद से आगे बढ़कर विरोधी नहीं बनने देती है। कभी कोई चींटी अपने ही कुनबे की दूसरी चींटी की हत्या नहीं करती, कर ही नहीं सकती, लेकिन हम करते हैं। हम सामाजिक प्राणी हैं, हम हत्या करते हैं। आगे चलें। इन सारे जो सोशल एनिमल्स हैं, सामाजिक होना उनकी बायोलॉजिकल नेसेसिटी है। ये ध्यान देने वाली बात है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अब चींटियों का उदाहरण लीजिए, बड़ा मजेदार है, ये हम बच्चों से कहते हैं अक्सर। चींटियां हम जानते हैं, एक रानी चींटी कहते हैं उसे, और एक नर चींटियां होती हैं, कुछ सैनिक होते हैं, और 4 तरह के, मतलब कुछ कमेरी चींटियां होती हैं। इतने तरह की चींटियां होती हैं। हम कहते हैं रानी चींटी। और हमारी कहानियों में, बच्चों की कहानियों में, चींटी में हम थोड़ा सा ताज भी पहना देते हैं कि किसी बच्चों की कहानी किताब में हमने की, उस बेचारी जिंदा तो ताज होता है और न उसे ये पता है कि वो रानी है। हम कहते हैं उसे रानी। वो साइज में नॉर्मल चींटी से थोड़ी सी बड़ी इसलिए होती है क्योंकि उसको सैकड़ों अंडे अपने शरीर के अंदर रखने होते हैं। वो छोटे शरीर में संभव नहीं है, इसलिए नेचर ने उसको थोड़ा सा बड़ा बनाया है। और उस रोल के लिए जो जरूरी खुराक है उसको देना उसके साथियों का काम है। तो उनके जो श्रम विभाजन है उस कुनबे में, उसके हिसाब से जिसकी जैसी ज़रूरत है उसको वैसा खाना और वैसी सुविधाएं और वैसा शरीर ये प्रकृति ने दिया हुआ है। उनके कोई ऐसे नहीं है, कभी ऐसा नहीं होता कि चींटियां, कमेरी चींटियां कहें कि नहीं बहुत हो गया, रानी हो गई, बहुत पीढ़ियों तक तुमने राज कर लिया, अब तो हम डेमोक्रेसी लाएंगे, अब हम
एक वो बनाते हैं, अब हमारा जो है लोकतांत्रिक होगा, हम चुनेंगे रानी कौन होगी, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते, ये ऐसा नहीं होता वहाँ। तो लेकिन वो अपना अपना रोल निभाते हैं। अब आप इसमें देखेंगे तो एक्चुअली वो इनके साइज में ऐसा पूरे ग्रुप में एक ही होती है। हाँ, एक होती है, कभी दो होती है, तो कुनबा फिर अलग हो जाता है। मधुमक्खियों में भी ऐसा करती हैं, दो भी रहती हैं, दीमक में भी होता है। हाँ, लेकिन ये जो बड़े होते हैं इनमें 2-3 भी होते हैं कभी कभी, और साथ रहते हैं। साथ रहते हैं उसी में। हाँ, साथ रहते हैं, तभी इतना बड़ा जो किला खड़ा कर देते हैं, उसमें लाखों दीमक या चींटियां एक साथ रहती हैं। तो बहुत सारी फिल्में खासतौर पे हॉलीवुड में बनाते हैं तो काफ़ी डिटेल में जाते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे बने होंगे। जैसे एक एंट बुली करके बड़ी सुंदर फिल्म है बच्चों को दिखाने लायक, उसमें चींटियों के अंदर की दुनिया को काफ़ी डिटेल में दिखाया है एनिमेशन से, और वो बच्चों को दिखानी चाहिए। तो वो कैसे काम करती हैं, कैसा घर होता है उनका, किस तरह से करती हैं। तो ये इनका जो सारा सोशल बिहेवियर है जानवरों का, वो सोशल बिहेवियर उनकी जीन्स में हार्ड वायर्ड रहता है। ये समझ लीजिए कि जैसे कंप्यूटर खरीदते हैं, कंपनी आके उसके रोम में डाल देती है कुछ, तो आप कुछ नहीं कर सकते छेड़खानी। कुदरत उनके बायोलॉजिकल रोम में उनके सोशल बिहेवियर को भर देती है, उसमें कोई एडिशन कुछ तरह की एडिटिंग पॉसिबल नहीं है। उनको अपना सोशल बिहेवियर लर्न नहीं करना पड़ता है, उनका सामाजिक व्यवहार, और नहीं उनको अपने सामाजिक व्यवहार की कोई चेतना होती है। जैसा व्यवहार है, जो रोल है उनका, वो उनको पैदाइशी मिलता है, और उसको करके वो उस सामाजिक व्यवहार को आगे बढ़ाते हैं। अब ये यही जो मैं कहने जा रहा हूँ, ये जो उनकी सामाजिकता है, ये उनका बायोलॉजिकल कैरेक्टर है, ये उनकी जीन्स में हार्डवायर्ड है। हम जानते हैं जीन्स हमारी जो एक तरह से, जिनकी बायोलॉजी नहीं है, शब्द बहुत इस्तेमाल होता है, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम एक अगर कोई कैसेट प्लेयर बजाएं, एक सीडी बजाएं, या पुराने ज़माने में वो टेप वाले कैसेट्स आते थे, उस कैसेट में गाना कहाँ होता था? अगर कोई कहे तो उस कैसेट से तो गाना नहीं निकलता था, ऐसे उसको बजाने से तो गाना नहीं बजता था। तो आपने उस एक मैग्नेटिक डिवाइस से उसमें कोडिफाई किया हुआ है गाना। अगर आप उस गाने को, उस कैसेट को अगर उसको डिकोड करने वाली किसी डिवाइस में प्ले करते थे, तो वो गाना बजने लगता है, बाहर निकलने लगता है। तो हमारा भी ऐसा ही होता है, हमारे जितने भी करेक्टर हैं, बायोलॉजिकल या बिहेवियरल करेक्टर्स, वो कोडिफाइड है हमारी जीन्स में, और ये शरीर हमारा एक तरह से वो डिकोडिंग मशीन है। तो उसमें जितने भी हमारे करेक्टर्स हैं, हमारे चेहरे मोहरे और हमारी अंदर की फिजियोलॉजी और हमारी तमाम तरह के जो जैविक गुण हैं, वो उन जीन्स में कोडिफाइड हैं, और 100% एक्सप्रेस नहीं होते। ज़्यादातर गुण उस जीन्स में एक्सप्रेस होते हैं, बहुत सारे छुपे भी रहते हैं, वो कब हो सकता है अगली जनरेशन में आए। तो ये हम एक तरह से हमारा एक तरह से पूरा बिहेवियर जो है, बायोलॉजिकल बिहेवियर, उन जीन्स में होता है। तो इनकी जो सोशल लाइफ है, सोशल बिहेवियर है जानवरों का, उनका उनके जीन्स में होता है, उनको न सीखना पड़ता है आगे बढ़े। ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड किस्म के काम भी हो, जैसे हम कहते हैं चींटियाँ इस तरह का, ये एक्चुअल फोटोग्राफ है, चींटियाँ ऐसा करती हैं, आप इसको कहीं देख सकते हैं, इस तरह का काम वो करती हैं। और वो जो एसेंशियल एलिमेंट है, देखिए ये एसेंशियल एलिमेंट सोशल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे उनमें परिवार की भावना हो। आप अगर हाथियों के झुंड में देखेंगे तो अगर कोई हथनी मर जाए, उसके बच्चे हो जाते हैं, तो तुरंत दूसरी हथनी उसकी माँ बन जाती है, और ये किसी दया भाव बस नहीं करती है, ये उनके लिए ज़रूरी है ऐसा करना। कोई ऐसा नहीं होता है कि अरे इसकी माँ मर गई, अब मैं इसे गोद ले लेती हूँ, ऐसा कोई भाव नहीं होता है। बल्कि जीवित रहते हुए भी एक हाथी के एक बच्चे को कई हथनियाँ अपना दूध पिलाती हैं, और वो उनको करती हैं, अपने बच्चों को आगे रखते हैं, वो ऐसे सुरक्षा देते हैं उनको। और इस तरह से एक दूसरे पर डिपेंडेंस जो है वो बहुत ज़रूरी एलिमेंट है सोशल लाइफ का। उसको उसी तरह से वो अपनी प्रोटेक्शन भी करते हैं। तो ये एक तरह से उनके सोशल बिहेवियर के जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये हैं। परिवार की भावना होती है उनमें, एक दूसरे पर निर्भरता होती है, एक सहयोग वो आपस में करते हैं, और जो सुरक्षा होती है वो इंडिविजुअल सुरक्षा नहीं होती है, वो सामुदायिक सुरक्षा होती है। उसी हिसाब से वो अपना प्रोटेक्शन सिस्टम भी बनाते हैं। नेक्स्ट, अगर आप देखिए, ये थोड़ा सा समझ में आता है कि जो बायोलॉजिकली, मतलब प्रकृति की नज़र से सामाजिक होना क्या है, तो हम इन जानवरों को देख के कह सकते हैं थोड़ा बहुत कि प्रकृति ने हमको सामाजिकता की क्या परिभाषाएं देखी हैं, क्या बताया कि सामाजिक होने के लिए क्या है। क्योंकि हम भी प्राकृतिक रूप से सामाजिक प्राणी हैं।
अकेला आदमी एग्जिस्ट नहीं करता है, रह नहीं सकता कभी। ये बड़ी पॉपुलर फिल्म है, एक क्या कहते हैं, कास्ट अवे, टॉम हैंक्स की, हॉलीवुड की बड़ी बड़ी ज़बरदस्त फिल्म है। इसमें एक ये किसी उस कंपनी का एक हीरो एम्प्लॉय होता है, हीरो कुरियर कंपनी का, और उस कुरियर कंपनी का जहाज़ कहीं जा रहा होता है तो समुद्र में गिर जाता है, और समुद्र में गिरता है तो ये किसी तरह से किसी टुकड़े में तैर के निर्जन टापू में पहुंच जाता है, और फिर इस अवस्था में चले जाता है। तो कैसा हो जाता है वो, उसको देखने का एक, इसलिए मैंने फोटो लगाया है कि अकेला आदमी अगर अकेला कर दो तो कैसा हो जाएगा। तो हम भी क्योंकि सामाजिक रूप से, प्राकृतिक रूप से सामाजिक प्राणी हैं,